नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। दोस्तों, हमने बोर्ड एग्जाम 2021 को मद्देनजर रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया है। उनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की वीडियो हमने स्टार्ट कर दिए हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम सेकंड चैप्टर गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। ये जो मैंने क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के, इसके साथ में प्रीवियस ईयर्स के पेपर से, मॉडल पेपर से इकट्ठे किए हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि एक समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। देखिए दोस्तों, हमारे सिलेबस में ठोस अचालक गोला और चालक गोला दोनों हैं। उनमें से एक को सिलेबस से हटा भी दिया गया है, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है। बट फिर भी यदि यहां पर चालक या अचालक दोनों में से कोई सा भी आ जाए तो उनके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। तो अधिकतम चाहे कोई सा भी गोला आ जाए, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव पृष्ठ के ऊपर अधिकतम रहती है। यदि चालक गोला है तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, और यदि अचालक गोला है तो अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के समानुपाती होती है। ये तो है दोस्तों अचालक गोले के लिए। और यदि चालक गोला लेते हैं तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो यहां पर हमारे को इस क्वेश्चन में पूछा है अचालक गोले के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, तो वो सतह पर अधिकतम होती है, बाहर की ओर दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी, और अंदर चालक गोले के अंदर तो शून्य होती है और अचालक गोले के अंदर दूरी के समानुपाती होती है, तो केंद्र पर शून्य हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह पर अधिकतम होगी। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो स आएगा। उसके पश्चात आप देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो देखिए क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वाले स्थान पर ऊर्जा घनत्व होता है। देखिए ऊर्जा घनत्व का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास में ये है ऑप्शन द में, ऑप्शन डी में, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा द। फिर उसके पश्चात चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है दोस्तों कि एक घन के अंदर प्लस माइनस क्यू आवेशों वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हैं, तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। ये हमारे पास में कोई घन है और घन के अंदर इस तरीके से दो विद्युत द्विध्रुव रखे हैं। ये प्लस क्यू आवेश हैं, ये माइनस क्यू आवेश हैं। ये प्लस क्यू आवेश हैं, ये माइनस क्यू आवेश हैं, और दोनों एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, इस घन के अंदर जो कुल आवेश हैं वो कितना हो जाएगा, एक द्विध्रुव का प्लस क्यू माइनस क्यू, दूसरे द्विध्रुव के कारण से भी प्लस क्यू माइनस क्यू, और कुल जो आवेश है वो शून्य हो जाएगा। और जो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तत्पश्चात विद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा। और जो इस क्वेश्चन का आंसर है कुल निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो वो शून्य होगा। इसमें आएगा शून्य। चौथा क्वेश्चन देखिए कि एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, कम हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या जानकारी अपूर्ण है। देखिए दोस्तों, एक साबुन का बुलबुला है और जब हम उसको कोई सा भी आवेश दें, चाहे धनावेश दें चाहे ऋणावेश दें, क्या होने वाला है देखिए। यदि हमने इसको धनावेश दिया तो इसकी जो त्रिज्या है वो बढ़ जाएगी,
और ऋणावेश देंगे तो भी इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। उसके पीछे रीजन क्या है वो समझ लीजिए कि धनावेश या ऋणावेश देने से इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करने के कारण से ये जो साबुन का बुलबुला है वो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो यहां पर इस क्वेश्चन में देखिए कि जो ऋणात्मक आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, इसके स्थान पर यदि धनात्मक आवेश भी आता तो भी त्रिज्या दोस्तों बढ़ेगी ही। इसमें आएगा ऑप्शन ब, इसमें ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि एक गोले में आवेश Q स्थित है तथा इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। गोले की त्रिज्या आधी करने पर निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना परिवर्तित हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। पांचवा जो क्वेश्चन है उसमें हमारे को बता रखा है कि एक गोला है और यहां पर हमने रखा है एक आवेश स्मॉल q। अब इसके कारण से जो विद्युत फ्लक्स है वो है समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समेशन q की वैल्यू q के इक्वल है। अब गोले की त्रिज्या आधी करने पर निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। यदि गोले की रेडियस पहले की तुलना में हम आधी कर दें तो देखिए दोस्तों यहां से चलने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, पहले जो बड़े गोले से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या और छोटे गोले से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या सेम होती है। तो जो नया विद्युत फ्लक्स है वो पुराने विद्युत फ्लक्स के बराबर ही होगा, अर्थात Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल ही होगा। क्योंकि आप त्रिज्या आधी कर देंगे तो भी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो उतनी ही बाहर निकलेगी, अर्थात विद्युत फ्लक्स उतना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसमें आएगा द ऑप्शन, अपरिवर्तित रहेगा द। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। 6 क्वेश्चन देखिए कि दो चालक गोलों की त्रिज्याएं a एवं b है, इन्हें समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों इसमें हमारे को क्वेश्चन में बता रखा है कि समान पृष्ठ आवेश घनत्व से दो गोले हैं तो दोनों के जो पृष्ठीय आवेश घनत्व हैं वो समान है, जिसे हम सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 दिखा सकते हैं। सिग्मा 1 है पृष्ठीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है दोस्तों आवेश बट्टे में क्षेत्रफल। तो एक गोले का जो आवेश है, पहले गोले का आवेश हम Q1 ले लें तो उसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई 4 पाई a स्क्वायर, और दूसरे गोले के लिए देखिए Q2 बट्टे में 4 पाई b स्क्वायर। यहां से यदि हम Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो हमें मिलेगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, a1 स्क्वायर अपॉन b1 स्क्वायर। अब यहां पर हमारे को फाइंड आउट करवा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात। विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के अनुपात को हम E1 बट्टे में E2 से पुट कर दें तो K Q1 बट्टे में A स्क्वायर। देखो यहां पर हमारे को पूछा है सतह पर, तो सतह की जो त्रिज्या है वो A है तो A स्क्वायर, दूसरे गोले के लिए K Q2 बट्टे में B स्क्वायर। देखिए किसी गोले के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, जब उसकी त्रिज्या कैपिटल आर होती है तो तब ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से कैसे के कैंसिल हो गया, Q1 अपॉन Q2 इंटू में B स्क्वायर ऊपर चला गया और A स्क्वायर यहां पर नीचे आ गया। तो यहां पर Q1 अपॉन Q2 का मान है यहां पर जो हमने फाइंड आउट किया ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो E1 बट्टे में E2 बराबर हमें मिल रहा है A स्क्वायर बट्टे में B स्क्वायर इंटू में हमें मिल रहा है B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया 1 बट्टे में 1 अर्थात 1 अनुपात 1, और हमारे को मिलेगा इसमें 1 अनुपात 1 ब। तो इसका जो सॉल्यूशन है दोस्तों वो आएगा ब। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि एक समरूप
आवेशित चालक गोले के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन स्थितियों में शून्य होती है? गोला है वो है समरूप आवेशित अचालक गोला। देखिए दोस्तों, इसमें दोनों कंडीशंस हम आप लोगों को बताएंगे कि यदि यहां पर समरूप चालक गोले के स्थान पर अचालक गोला होता तो क्या होता, और यदि इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन स्थानों पर शून्य होती है। तो चालक गोले के अंदर केंद्र पर, एक तो है केंद्र पर, अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? शून्य होगी। एक अनंत पर, तो इसका जो आंसर है केंद्र पर तथा अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं वो शून्य होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से यदि आप इस चालक अचालक गोले के स्थान पर हमें क्वेश्चन में मिल जाए चालक गोला, चालक गोला, तब उसके लिए जो आंसर है दोस्तों क्या होगा, उस आंसर को भी आप देख लीजिए। चालक गोले के लिए यदि यहां पर चालक गोला आ जाता, चालक गोला, तो चालक गोले के लिए देखिए एक तो हो जाएगा गोले के अंदर, चालक गोले के अंदर, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, और दूसरा है अनंत पर, अनंत पर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य ही रहनी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार से ही है कि एक समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण से उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। 7वां और 8वें क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही आंसर है। देखिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन, किसी समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दूरी के साथ में आलेखित कीजिए। हम आपको बता दें कि एक समान रूप से आवेशित अचालक परत के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है वो होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सदिश के रूप में व्यक्त करेंगे तो इधर लगा देंगे आर कैप, बट यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो r की घात 0 के समानुपाती होती है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ में नहीं बदलती है। और यदि हम इसको ग्राफ के साथ में आलेखित करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ में अपरिवर्तित रहेगी, इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए क्या है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए तथा बताइए कि यह एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो बताता हूं। फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो ये दो सदिशों का एक अदिश गुणनफल है, अर्थात फाई एक अदिश राशि है, फाई एक अदिश राशि है। फिर उसके साथ में हम परिभाषित करते हैं विद्युत फ्लक्स को। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में अब यहां पर पुट कर रहा हूं। विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि दर्शाइए कि वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलम एक ही राशि के मात्रक हैं। यह किस भौतिक राशि के मात्रक हैं? न्यूटन प्रति कूलम कह दीजिए या वोल्ट प्रति मीटर कह दीजिए, दोनों एक ही चीज है
ये किस भौतिक राशि के मात्रक हैं, ये हमें बताना है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक होते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हैं। तो जो भौतिक राशि है वो तो है दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है F बट्टे में Q। तो F का मात्रक न्यूटन, Q का मात्रक होता है कूलाम। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। यदि मैं इसको अक्ष से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, दूरी से यदि मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूं, बल गुणा विस्थापन को हम कार्य पुट कर सकते हैं, और कार्य बट्टे में आवेश को दोस्तों हम वोल्ट पुट कर सकते हैं। तो इसका मात्रक यहां से आप देखेंगे, इस फॉर्मूले का मात्रक तो यहां से आ गया न्यूटन प्रति कूलाम, और ये भी जो फॉर्मूला है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले से हमारे पास में E का जो मात्रक आएगा वो आएगा वोल्ट प्रति, देखो यहां से W में Q है, ये तो हो गया है V, तो वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक आ गया है। तो वोल्ट प्रति मीटर कह दीजिए या न्यूटन प्रति कूलाम कह दीजिए, एक ही बात है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विद्युत फ्लक्स की विमा लिखिए। देखिए दोस्तों, विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो होता है फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। और यहां पर तो फाई की जो विमा है वो E इंटू एस की विमा, एस यहां पर क्षेत्रफल होता है, तो E इंटू एस की विमा ही फाई की विमा के तुल्य होगी। तो यहां पर आप समझेंगे कि E इंटू एस की विमा क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इनकी मात्रकों के हिसाब से इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग इसकी विमा हो जाएगी m1 L1 T-2, और प्रति न्यूटन प्रति कूलाम, तो कूलाम के अकॉर्डिंग इसकी विमा हो गई A1 T1, और जो S है वो क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की विमा हो गई है L2। तो विद्युत फ्लक्स की जो विमा है वो हमें कितनी मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है वो देखिए। यहां से m की घात 1, L की घात 3 और T की घात -3, A की घात -1। तो ये हमारे पास में है फाई की विमा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में गोलीय चालक दे रखा है, गोलीय चालक, और गोलीय चालक के ऊपर आवेश भी दे रखा है, लेकिन गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य होती है। गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा सदैव शून्य होती है, तीव्रता बराबर होगी शून्य। तो देखिए दोस्तों, हमें ये जो आंकड़े दे रखे हैं, कई बार हम इन आंकड़ों से कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं, बट यहां पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आंकड़े सीधे सीधे यही बताते हैं कि इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, तो हम गौर से पढ़ेंगे तो अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य प्राप्त होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। तो देखिए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। एक गुण और देख लीजिए कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो सतत वक्र के रूप में होती है, या ये धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है। धनावेश से प्रारंभ होती है वह ऋणावेश पर समाप्त होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए दोस्तों क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें बता रखा है
कि 200 आई के प्लस 300 जे के वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता के समस्त विद्युत क्षेत्र में 5 गुणा 10 की घात माइनस 3 जे के मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल रखा है। इस क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? ये हमें ई का मान दे रखा है इस क्वेश्चन में, और ये हमें दे रखा है एस का मान। तो देखिए दोस्तों, फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स बराबर होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ई की वैल्यू रख दीजिए, तो 200 आई के प्लस 300 जे के डॉट यहां से 5 गुणा 10 की घात माइनस 3 जे केफ। तो ये देखिए डॉट प्रोडक्ट आई केप डॉट जे केप 0 हो जाएगा, जे केप डॉट जे केप 1 हो जाएगा। तो जे केप वाला ही पद रहेगा यहां पर, 300 गुणा में 5 गुणा 10 की घात माइनस 3 जे केप डॉट जे केप। और इसका जो फाइनल आंसर है दोस्तों कितना निकल कर आ रहा है? 1500 गुणा 10 की घात माइनस 3, और इसे हम लिख सकते हैं 1.5, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन। आवेशित चालक के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए, इसकी दिशा भी बताइए। तो देखिए एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले जो बल का फॉर्मूला है dF अपॉन में ds बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये है चालक के लंबवत बाहर की ओर, चालक के लंबवत बाहर की ओर लगता है। तो यह है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल का फॉर्मूला सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाउसी प्रमेय का सूत्र लिखिए। देखिए दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाउस की जो प्रमेय है उसका गणितीय रूप हमें पूछा है। फाई इज इक्वल टू हम लिखते आए हैं समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। दोस्तों इसे 4 पाई से यदि हम ऊपर नीचे गुणा कर दें तो हमें k मिल जाएगा। तो 4 पाई के समेशन क्यू के फॉर्म में भी इसे पुट किया जा सकता है, और यहां तक भी कर देते हैं तो सबसे बेस्ट है। फिर उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की प्रेक्षण बिंदु की दूरी पर निर्भरता। ये क्वेश्चन पहले हम देख चुके हैं। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो r की घात 0 के समानुपाती होता है। यदि हम E और R के मध्य यदि ग्राफ खींचें तो ऐसा ग्राफ हमें प्राप्त होता है। हम अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए, एक अनंत विस्तार की अचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 17.70 माइक्रो कूलाम आवेश है। परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है अचालक परत, और अचालक परत के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हमें सिग्मा नहीं दे रखा, बट सिग्मा को फाइंड आउट करने के लिए क्यू और ए जरूर दे रखा है। तो क्यू का मान दोस्तों हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में 17.7 माइक्रो कूलाम। तो 17.7 गुणा 10 की घात माइनस 6। ए का मान हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 और सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात माइनस 4। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 17.7 गुणा 10 की घात माइनस 2 कूलाम पर मीटर स्क्वायर हमें सिग्मा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ई का मान कितना मिलेगा? यहां पर देखिए सिग्मा की वैल्यू आ चुकी है 17.7 गुणा 10 की घात माइनस 2, फिर 2 गुणा एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो देखिए दोस्तों कितना है 8.854 गुणा 10 की घात माइनस 12। और जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए दोस्तों इसको जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 17.7 के समथिंग, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। 10 की घात माइनस 12 ऊपर जाएगी तो 10 की घात प्लस में 12 और प्लस में 12 तो माइनस 2 प्लस 12 तो हमें मिलेगा 10 की घात 10, और ये आ गया न्यूटन प्रति कूलाम में। अब इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है वो देखिए दोस्तों क्या है। अंतिम जो क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है वो देखिए कि एक अपरिमित विस्तार के लिए सीधे तार पर रेखीय आवेश घनत्व 2 माइक्रो कूलाम है। हमें रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 2 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर।
2 माइक्रो का मतलब हो गया 10 की घात -6 कूलाम प्रति मीटर। हमें रेखीय आवेश से 20 सेंटीमीटर दूरी पर r बराबर हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब 0.2 मीटर हमें दे रखा है। इस क्वेश्चन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है और एक सीधे तार के कारण से जो कि समान रूप से आवेशित है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है वो होता है K 2 लैम्बडा अपॉन R। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो K का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 2 और लैम्बडा का वैल्यू है 2 गुणा 10 की घात -6 और R का जो मान है दोस्तों वो दे रखा है 0.2। तो कैलकुलेट कीजिए, यहां से 0.2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात -1 यहां पर है, 10 की घात -1 जब ऊपर जाएगी तो प्लस में 1 हो जाएगी। देखिए इनको पहले एक बार गुणा कर लेते हैं, ये आ गया 18, 10 की घात -1 जब ऊपर जाएगी तो प्लस में 1, 10 की घात प्लस में 10 और माइनस में 6, तो 10 18 गुणा 10 की घात प्लस में 4 रह गया और इसे हम लिख सकते हैं 1.8 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस, और मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं और आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।